हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए साइंस। साइंस में हम देख रहे हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का हम पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, दो चैप्टर हम निपटा चुके हैं। एक वायरस पढ़ चुके हैं, दूसरा हम कोशिका पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है क्या, ऊतक। अब तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास हमारी है कौन सी, छठवीं। आज आज कौन सी क्लास है, छठवीं क्लास। पाँचवीं क्लास में हम क्या क्या पढ़ रहे थे, कोशिका के बारे में हम जो सब चीज़ें थी वो हमने कोशिका के बारे में देखी थी। कोशिका के बारे में डीएनए, आरएनए, ये सब चीज़ें हम क्या कर चुके थे, पढ़ चुके। डीएनए के बारे में देखा था, आरएनए के बारे में देखा था, इनकी संरचनाएं देखी थी, इनका कार्य देखा हुआ था। और कल गुणसूत्र वगैरह और जीन वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस करी थी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, कल हमने ये कोशिका टॉपिक, कोशिका चैप्टर समाप्त कर दिया था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज तो पढ़ने जा रहे हैं हम ऊतक। क्या थी कोशिका, क्या थी, आज पढ़ने जा रहे हैं ऊतक। कोशिका क्या थी, कोशिका क्या होती है, मानव जीवन की या मानव की संरचनात्मक और कार्यात्मक क्या होती है, इकाई होती है। कोशिका मानव की सबसे छोटी इकाई है। क्या है, मानव की सबसे छोटी इकाई क्या है, वो है कोशिका। तो कोशिका के बारे में हम सब चीज़ पढ़ चुके हैं। अब जब कोशिका सबसे छोटी इकाई है तो कोशिका मिलकर क्या कुछ तो बनाएगी। जब काफ़ी कोशिकाएं होंगी, जब कुछ कोशिकाएं बनेगी, जब मान लीजिए जैसे क्या होता है, जब ईंटा होते हैं, क्या होते हैं, ईंटें होते हैं, वो मिलकर क्या करते हैं, काफ़ी सारे ईंटें मिलकर क्या करते हैं, एक दीवार बनाते हैं। क्या बनाते हैं, दीवार बनाते हैं। तो उसको नाम क्या दिया गया, दीवार दिया गया है। इसी प्रकार जो क्या होती हैं, कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, कोशिकाएं। तो कोशिकाएं होती हैं तो एक ही प्रकार की कोशिकाएं मिलकर क्या करती हैं, ऊतकों का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं, ऊतकों का निर्माण करती हैं। ऊतकों का निर्माण करती हैं, ऊतक बनाती हैं। तो कोशिकाओं से मिलकर क्या बनते हैं, ऊतक बनते हैं। और कैसी कोशिकाएं ऊतक बनाती हैं, ऐसा नहीं कि एक कोशिका का कार्य है कुछ और एक कोशिका का कार्य कुछ है। एक कोशिका का कार्य है, मान लीजिए कि उसका है हाथ को काम कराना, हिलाना, जो का है कि हाथ को आगे पीछे करना, ऊपर नीचे उठाना, ये सब करवाना है। और पता चला कि दूसरी कोशिका का काम है क्या, मस्तिष्क को तक सूचना पहुंचाना। क्या करना, मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाना। अब ये दोनों कोशिकाएं मिलके या इन समूह के कोशिकाएं मिलके एक ऊतक बनाएंगी तो ऐसा नहीं होता। क्या होता, एक ही समान कार्य वाली, कैसी, एक ही समान संरचना वाली और एक ही समान कार्य वाली जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, ऊतकों का निर्माण करती हैं। और जो ऊतक शब्द है वो क्या है, वो फ्रेंच भाषा से लिया गया। ऊतक शब्द है वो कहाँ से, वो लिया गया फ्रेंच भाषा से। जो फ्रेंच भाषा का जो क्या टिशू शब्द है, तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से, फ्रेंच भाषा के टिशू शब्द से उत्पत्ति हुई है। किसकी, ऊतक की। टिशू का फ्रेंच में क्या मतलब होता है, टिशू का अर्थ होता है बुना हुआ। क्या होता है, बुना हुआ। तो ये कैसी दीवार है, ये कैसी बुनी हुई चीज, जब ये क्रम से इनको लगा दिया जाएगा ये क्या, एक बुनी सी दीवार बन जाएगी। जैसे हम क्या करते हैं, स्वेटर बुनते हैं। अब स्वेटर से समझ लीजिए, आजकल तो कम लोग बुनते हैं कि कपड़ा बना लेकर स्वेटर बुनते हैं। तो क्या होता है उसमें, एक क्या होता है उसमें, एक कोशिका ही होती है। क्या, मान लीजिए उसको जो धागा होता है एक कोशिका ही मान लीजिए उसको, कोशिका। तो जब वो गूंथ के उसको सिल के उसको क्या किया जाता है, उसको किया जाता है, बुना जाता है। तो उससे क्या, एक स्वेटर तैयार हो जाता है। क्या, स्वेटर बन जाता है। जब स्वेटर बन जाता है तो वो क्या, एक मान लीजिए ऊतक बन गया। स्वेटर को ऊतक का छोटा सा भाग बना, ऊतक बना, पूरा स्वेटर बन गया। तो वो पूरा क्या हो गया, पूरा स्वेटर अंग हो गया। तो ऊतक अब क्या होंगे, कोशिका क्या बनाएंगी, कोशिका मिलकर बनाएंगी ऊतक। ऊतक मिलकर क्या बनाएंगे, अंग बनाएंगे। फिर क्या, शरीर का निर्माण होगा, मानव का तंत्र बनेगा। तो ये कहाँ से, जो ऊतक शब्द है वो कहाँ से, फ्रेंच भाषा से लिया गया है। कहाँ से, फ्रेंच भाषा से लिया गया। किससे, टिशू शब्द से लिया गया। फ्रेंच भाषा के किससे, टिशू शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है, बुना हुआ होता है। जिसका अर्थ क्या होता है, बुना हुआ। और इसमें क्या हो गया, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, वो क्या थे, जेवियर बिचट थे। जो कौन थे, जेवियर बिचट थे। उन्होंने क्या किया था, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। क्या किया था जो ऊतक शब्द का प्रयोग किसने, जेवियर बिचट ने सर्वप्रथम किया था। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि ऊतक जो है वो क्या है, मानव संरचना की विज्ञान मानव
शरीर रचना विज्ञान का क्या है, केंद्रीय तत्व। जो ऊतक है वो क्या है, मानव शरीर रचना विज्ञान की, तो मानव शरीर रचना की क्या है, क्या केंद्रीय तत्व है। क्या केंद्रीय तत्व, ऊतक से ही क्या अंग बनेंगे, अंग तो क्या अंग से क्या शरीर की रचना होगी, तो क्या है ऊतक, क्या केंद्रीय तत्व। उस उन्होंने बताया, किन्होंने बताया, जेवियर बिचट ने बताया था। किसने बताया था, जेवियर बिचट ने बताया था कि जो ऊतक होता है वो क्या होता है, वो होता है मानव शरीर का मानव शरीर रचना विज्ञान का क्या होता है, या मानव शरीर रचना का क्या होता है, केंद्रीय तत्व होता है। क्या होता है, केंद्रीय तत्व बताया था उन्होंने। तो ऊतक अध्ययन, जो हम जो ऊतक का अध्ययन करते हैं तो उसको क्या, ऊतक के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो ऊतक के अध्ययन को बोलते हैं, जैसे ऊतक, जैसे क्या बोलते हैं, ऊतक के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो ऊतकों के अध्ययन को बोलते हैं औतकी। क्या बोलते हैं, औतकी। या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हिस्टोलॉजी। क्या, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हिस्टोलॉजी। तो इस शाखा को जो हिस्टोलॉजी नाम है वो क्या, वो किसने रखा था, वो रखा था एक वैज्ञानिक थे, वो कार्ल मेयर थे। जो इन्होंने क्या, ऊतकी, ऊतकों का अध्ययन की जो औतिकी है या हिस्टोलॉजी है, उसका नाम, जो इस विज्ञान की इस शाखा का नाम किसने रखा था, जो कार्ल मेयर हैं। कार्ल मेयर ने इसकी अध्ययन को क्या क्या नाम दिया, इसके अध्ययन को नाम दिया हिस्टोलॉजी नाम दिया था। किसने, कार्ल मेयर ने इसका नाम हिस्टोलॉजी रखा था। मगर क्या है, जो जीव विज्ञान की शाखा है, जो क्या है, जो जीव विज्ञान की शाखा है, जो कौन सी, हिस्टोलॉजी जो शाखा है, उसकी क्या पहले भी क्या है स्थापना हो चुकी थी। क्या थी, पहले भी जो क्या 17वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हो चुकी थी। किसने, वो किसने की थी, वो इतालवी वैज्ञानिक थे। कौन थे, वो इतालवी के वैज्ञानिक थे। उनका क्या नाम था, वो थे मार्सेलो। क्या थे, मार्सेलो मेलपिघी। क्या थे, मार्सेलो मेलपिघी थे। वो सारा के सारे अब नाम आपको आगे मिल जाएंगे। क्या थे, सारे के सारे नाम मिल जाएंगे, अभी मैं जब बताऊंगा। तो वो क्या थे, मार्सेलो मेलपिघी थे। उनके द्वारा इसकी क्या स्थापना की गई थी। तो ये था कुछ परिचय। अब देखते हैं जैसे कि क्या होता है, जो प्रत्येक जो कोशिका होती है, तो क्या होता है, जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं। क्या होता है, बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जैसे क्या जंतु या क्या पादप हैं। तो ये क्या होते हैं, ये काया के लिए इनको क्या होती है, वृद्धि विकास की जरूरत होती है। क्या होती है, इनको वृद्धि विकास की जरूरत होती है। तो ये क्या होते हैं, ये कोशिका के जो पश्चात जो क्या है, जो कोशिका जब वृद्धि विकास होगी तो इनको क्या होगा, इनको कुछ आगे भी तो करना होगा। तो ये आगे कुछ करने के लिए इनका जो पहला चरण होता है वो क्या, तो कोशिका होता है। कोशिका के बाद जो अगला चरण होता है वो क्या, ऊतक कहलाता है। क्या, वो ऊतक होता है। तो अब इसके बारे में देखते हैं फिर, ऊतकों के प्रकार वगैरह। ये हम नॉर्मल सामान्य परिचय हमने देखा किसका, ऊतक का। फिर वो देखते हैं ऊतक के प्रकार, फिर ऊतक के प्रकार, फिर देखते हैं आगे की कहानी क्या है। तो देखते हैं कोशिकाओं, क्या कोशिकाओं का वह समूह, जो भाषा क्या है, कोशिकाओं का वह समूह जो संरचना, कार्य और कैसी उत्पत्ति की दृष्टि से कैसे समान होते हैं, कैसे उत्पत्ति की दृष्टि से कैसे वो समान होते हैं, वो या ऊतक कहलाते हैं। क्या, या जो ये जो कोशिकाएं, क्या जो कोशिकाएं कैसे होती हैं, जो कोशिकाएं या जो कोशिका समूह क्या करते हैं, कार्य की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से कैसे होते हैं, समान होते हैं। वो क्या करते हैं, ऊतकों का निर्माण करते हैं। वो कोशिकाएं मिलकर क्या करती हैं, ऊतकों का निर्माण करती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी कोशिका मिलकर कहीं भी किसी भी उसकी मिलकर ऊतक का निर्माण करती है। ये संरचना की दृष्टि से और उत्पत्ति की दृष्टि से समान होगी तभी उनका क्या होगा, वृद्धि और विकास होगा। यदि वृद्धि और विकास नहीं होगा तो वो क्या हो जाएंगी, वो कोशिकाएं नष्ट हो जाएंगी। तो देखते हैं ऊतक शब्द, क्या जो ऊतक शब्द है वो क्या, फ्रेंच भाषा के टिशू, क्या टिशू शब्द से बना है। किस शब्द से बना है, टिशू शब्द से बना है। जिसका अर्थ क्या है, जिसका अर्थ होता है बुना हुआ। क्या, बुना हुआ, बोवेन। क्या, बोवेन, WOVEN। क्या, बोवेन, उसका अर्थ होता है बुना हुआ। तो ये था बुना हुआ। आगे देखते हैं। तो 1801 में क्या हुआ था, 1801 में इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने, जेवियर बिचट ने किया था। किसने किया था, 1801 में इस शब्द का प्रयोग, किस शब्द का वो है टिशू शब्द का, टिशू या ऊतक शब्द का। किसका, टिशू या ऊतक शब्द का, किसने, ऊतक शब्द का प्रयोग किसने, 1801 में जेवियर बिचट ने, किसने, जेवियर बिचट ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था।
तो ये है, पूछे अगर किसने सबसे पहले किया तो जेवियर विचट ने किया। कब किया? 1801 में। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा था कि ऊतक, क्या ऊतक मानव शरीर रचना विज्ञान, क्या ऊतक मानव शरीर रचना विज्ञान का क्या है? केंद्रीय तत्व है। क्या है? जो मैं केंद्रीय तत्व में बता चुका हूँ कैसे केंद्रीय तत्व है। तो इसको इन्होंने क्या कहा? किसने? जेवियर विचट ने क्या कहा कि जो ऊतक है वो क्या है? मानव शरीर रचना विज्ञान का क्या है? केंद्रीय तत्व है। अब देखते हैं ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? औतिकी कहलाता है। क्या? औतिकी, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंग्लिश में बोलते हैं इसको हिस्टोलॉजी कहा जाता है। तो ध्यान से देखते चलिएगा, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा दोस्तों। इस शाखा का नाम क्या है? इस शाखा का नाम क्या है? हिस्टोलॉजी है। क्या? इस शाखा का नाम हिस्टोलॉजी। जो हिस्टोलॉजी है इसका नाम कब? वर्ष 1819 में रखा गया। कब रखा गया? इसका जो नाम है, इस अध्ययन का, ऊतकों के अध्ययन का जो शाखा है उसका क्या नाम रखा? हिस्टोलॉजी। और हिस्टोलॉजी नाम कब रखा? ये रखा गया 1819 में। कब रखा गया? 1819 में। किसके द्वारा? कार्ल मेयर के द्वारा। किसके द्वारा? कार्ल मेयर के द्वारा रखा गया। मगर क्या है कि बताया जाता है कि जो जीव विज्ञान है, क्या जो जीव विज्ञान की जो ये शाखा है इसकी स्थापना कब? 17वीं सदी में ही पहले ही हो चुकी है। क्या? 17वीं शताब्दी में ही इसकी स्थापना हो चुकी है। ये 1800 में किसने? कार्ल मार्क्स ने नाम दिया, लेकिन इसकी स्थापना क्या पहले ही बताते हैं कि पहले ही इसकी स्थापना हो चुकी थी। वो किसके द्वारा हो चुकी थी? वो थे जो इतालवी वैज्ञानिक थे। कौन थे? मार्सेलो। क्या थे? मार्सेलो मेलपिगी। क्या थे? मार्सेलो मेलपिगी थे। उनके द्वारा कर दी गई थी। किसकी स्थापना? इसकी हिस्टोलॉजी की स्थापना उनके द्वारा कर दी गई थी। किनके द्वारा? मार्सेलो मेलपिगी के द्वारा कर दी गई थी। अब देखते हैं प्रत्येक बहुकोश की सजीव कौन कौन? जंतु, जंत लिख दिया मैंने, जंतु, पादप, सजीव में क्या? जंतु और पादप की जो कायिक वृद्धि होती है वो क्या? कोशिका के पश्चात अगला चरण क्या होता? ऊतक होता है। कायिक वृद्धि मतलब जो शरीर वगैरह जो भी उनकी कोशिकाओं का विकास है, तो वो क्या? कोशिका से अगला चरण क्या लेते हैं? ऊतक बनता है। ऊतक का अगला चरण क्या है? अंग है। अंगों का अंगतंत्र। तो ये थी हमारी सामान्य जानकारी। किसके बारे में? ऊतक के बारे में सामान्य जानकारी या सामान्य परिचय। अब देखते हैं ऊतकों के प्रकार। तो देखते हैं ऊतक के प्रकार को समझते हैं, फिर एक एक को पढ़ेंगे। तो ऊतकों के प्रकार TYPE टाइप्स ऑफ किसका? टिश्यू। टाइप ऑफ टिश्यू, ऊतकों का प्रकार। तो ऊतक कितने? ऊतक दो प्रकार के होते हैं। ये कितनी सीधी लाइन खींची हुई है मेरी? ये ऊतकों के प्रकार। ऊतकों के कितने? दो प्रकार होते हैं। ऊतकों कितने प्रकार? दो प्रकार। एक जंतु ऊतक, एक पादप ऊतक। तो नंबर 1 जंतु ऊतक, नंबर 2 पादप ऊतक। तो ऊतकों के प्रकार कितने हो गए? दो प्रकार। अगर पूछा जाए तो कितने प्रकार? दो प्रकार। कौन कौन से? जंतु और पादप। जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो जंतु ऊतक यदि पूछा जाए, यदि कि जंतु ऊतक, तो जंतु ऊतक होते हैं कितने? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? जंतु ऊतक होते हैं क्या? 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, और कौन सा? तंत्रिका ऊतक। कौन सा? तंत्रिका ऊतक। तो ये क्या होते हैं? ये जंतु ऊतक होते हैं। इनको कितने? जंतु ऊतक को कितने? 4 भागों में बांटा गया है। तो जंतु ऊतक को कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन से? उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। तो ये 4 प्रकार के 4 भागों में किनको? जंतु ऊतक को बांटा गया। अब पादप ऊतक, दूसरा क्या है? पादप ऊतक। तो पादप ऊतक को कितने? 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में। एक होते हैं कैसे? स्थायी ऊतक, और एक होते हैं कैसे? विभाज्य ऊतक। स्थायी ऊतक कैसे होते हैं? जो क्या एक स्थायी होते हैं, जो जटिल संरचनाएं होती हैं। कैसी? जटिल संरचनाएं। तो जो विभाज्य ऊतक हैं इनको कितने? 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? विभाज्य ऊतकों को, जो पादप ऊतक हैं, कौन से? विभाज्य ऊतक हैं, उनको कितने? 3 भागों में बांटा गया। शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक, पार्श्व विभाज्य ऊतक और अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक। इनके सबके बारे में अभी डिटेल से एक एक करके सबके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो कौन? शीर्षस्थ
पासर और अंतर्वेशी, सबके बारे में एक एक करके सब पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे जंतु ऊतक। पहले क्या सब लोग पढ़ाते हैं, क्या पादप ऊतक पहले पढ़ाते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि ये सिंपल है। लेकिन हमको सिंपल हो वो नहीं देखना, हमको क्या, हमको सारा का सारा भाग सिंपल लगेगा, हम आराम से समझते हुए चलेंगे। इसलिए हम क्या जंतु ऊतक पहले उठाएंगे, क्या करेंगे जंतु ऊतक से जंतु ऊतक को उठाते हुए चलेंगे। तो देखते हैं पादप ऊतक दो भागों में, कौन, विभज्य ऊतक और स्थायी ऊतक। तो विभज्य ऊतक कौन, शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतर्वेशी। अब इन सब के बारे में बताऊंगा, अभी यहाँ चर्चा करने लगूंगा, टाइम वेस्ट होगा फालतू। ये स्थायी ऊतक, स्थायी ऊतक को कितने भागों में बांटा गया, स्थायी ऊतक को भी कितने, फिर दो भागों में बांटा गया। कितने, दो भागों में। नंबर 1 सरल स्थायी ऊतक और नंबर 2 जटिल स्थायी ऊतक। कैसे, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक क्या है, मृदु ऊतक, स्थूल ऊतक और दृढ़ ऊतक। कितने भागों में, सरल ऊतक को भाग बांटा गया 3 भागों में। तो सरल ऊतक कितने, मृदु ऊतक, स्थूल ऊतक और दृढ़ ऊतक, 3 भागों में बांटा गया है। फिर जाइलम, जटिल ऊतक को कितने, 2 भागों में, एक में जाइलम, नंबर 2 फिलोयम। क्या, नंबर 2 फिलोयम। नंबर 1 जाइलम, फिलोयम, जाइलम और फिलोयम। तो ये क्या है, 2 भागों में इनको बांटा गया है ऊतकों के प्रकार। अब हम उठाते हैं एक एक पढ़ते हैं जंतु ऊतक को। किसको, अब हम पढ़ते हैं जंतु ऊतक को। तो एक एक करके जंतु ऊतक के बारे में सारे के सारे हम पढ़ेंगे। ये कम से कम 5 से 6 क्लास में ये सब चलेगा, 5 से 6 क्लास चलेंगी, तब जाके ये पूरा निपटेगा। तो चलिए हम देखते हैं जंतु ऊतक। अब देखते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब देखने वाले हम जंतु ऊतक। क्या देखने वाले, जंतु ऊतक, एनिमल टिश्यू। क्या, एनिमल टिश्यू, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एनिमल टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में इनको बोलते हैं एनिमल टिश्यू। तो देखते हैं जंतु ऊतक। तो हम देखें जंतु ऊतक कितने, हम देखें अभी डायग्राम में 4 प्रकार के, कितने जंतु ऊतक 4 प्रकार के। किस, कार्य की प्रकृति के आधार पर, किसकी, कार्य की प्रकृति के आधार पर, मतलब कार्य के आधार पर कितने जंतु ऊतकों को कितने 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। कितने भागों में, 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, या 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, किसके, कार्य के आधार पर। नंबर 1 उपकला ऊतक। क्या, उपकला ऊतक या एपिथेलियल ऊतक, हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एपिथेलियल ऊतक। नंबर 2 संयोजी ऊतक, इंग्लिश में बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। पेशी ऊतक, इंग्लिश में बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू। क्या बोलते हैं, मस्कुलर टिश्यू। नंबर 4 तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, नर्वस टिश्यू। क्या बोलते हैं, नर्वस टिश्यू। तो ये है 4 भाग में, कितने भागों में, 4 भागों में। अब एक एक भाग को उठा के पढ़ते हैं। तो आज देखने वाले हम क्या, उपकला ऊतक। क्या देखने वाले, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में आज पढ़ने वाले, कल पढ़ेंगे संयोजी ऊतक। तो आज देखते हैं उपकला ऊतक, एपिथेलियल टिश्यू। तो आज इसको निपटा देंगे, सारे के सारे एक एक क्लास में निपटने चाहिए, कोशिश करेंगे एक एक क्लास में निपटते जाएं। तो देखते हैं उपकला ऊतक। क्या देखते हैं, उपकला ऊतक, इंग्लिश में एपिथेलियल टिश्यू, EPITHELIAL तो ये स्पेलिंग है, उपकला ऊतक, एपिथेलियल टिश्यू। तो देखते हैं ये क्या होता है, फिर इसको उपकला ऊतक को कितने भागों में बांटा गया, डायग्राम से ये सब देखेंगे। पहले देख लेंगे ये उपकला ऊतक होते हैं। बेसिकली मैं बता दूं उपकला ऊतक क्या होते हैं। उपकला ऊतक ये होते हैं, जैसे अपनी ये त्वचा है, तो उपकला ऊतक क्या करते हैं, उपकला का मतलब बाहरी कला या बाहरी त्वचा, या बाहर से रक्षा करने वाला। ये क्या करते हैं, ये शरीर को अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से क्या करते हैं, ढक के रखते हैं। क्या करते हैं, दोनों तरफ से शरीर को क्या करते हैं, ढक के रखते हैं, ताकि क्या हो, इसमें कोई बाहरी जीवाणु या क्या हो, जो विषाणु है या बाहरी कोई ऐसी तत्व वो क्या करें, अंदर प्रवेश ना करे, जिससे कर पाए, जिससे क्या हो, शरीर को हानि ना पहुंचे, क्या हो, शरीर को हानि ना पहुंच पाए। जैसे आपने देखा हो क्या, मौसम्मी देखी हो, क्या देखी हो, मौसम्मी देखी हो। तो संतरा देखा हो, तो संतरे में क्या होता है, बाहर से भी एक होता है, फिर उसकी जो कली होती है उन पे भी ऊपर भी क्या होता है, एक परत होती है। क्या होती है, एक परत होती है। तो वो ही क्या है, एपिथेलियल उपकला ऊतक होता है। क्या होता है, उपकला ऊतक होता है। तो हम देखते हैं उपकला ऊतक तो इस प्रकार से होता है, जैसे हमारी स्किन है, त्वचा है, क्या है, हमारी त्वचा है, तो ये क्या है, एक उपकला ऊतक है। क्या है,
त्वचा एक क्या है, उपकला ऊतक है, जो क्या करती है, बाहरी आघातों से और बाहरी उन सब चीज़ों से क्या करती है, हमारे शरीर की रक्षा करती है, क्या करती, रक्षा करती है। तो हम देखते हैं फिर त्वचा, आज हमको बेसिकली उपकला ऊतक में त्वचा के बारे में ही पढ़ना है, क्या कर पढ़ना, त्वचा के बारे में ही पढ़ना है। बाकी तो ये ठीक है, बाकी ये नहीं पूछा जाता, त्वचा के उपकला ऊतक में त्वचा के बारे में ही पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, काहे कि ये पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में कभी कभी। तो देखते हैं, ये है शरीर के क्या, ये है शरीर के अंदर और बाहर सभी स्वतंत्र अंगों, क्या स्वतंत्र अंगों, क्या क्या, त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्त वाहिकाओं की सतह आदि पर पाई जाने वाली परत, क्या किस किस पे, त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्त वाहिका की सतह पर पाई जाने वाली त्वचा को क्या कहते हैं, त्वचा क्या करते हैं, ये है जो क्या है, उपकला ऊतक। यह क्या, यह शरीर के अंदर और बाहर के सभी भागों ने, कहाँ कहाँ, मुंह में, आहार नली, रक्त वाहिका और सतह आदि में क्या है, को क्या करती, आवरण प्रदान करती है। किनको, इन सबको क्या करती है, ये उपकला ऊतक, ये क्या करते हैं, इन सबको आवरण प्रदान करता है। क्या करता है, एक आवरण प्रदान करता है, किससे, अंदर से और बाहर से। क्या करता है, यह शरीर के अंदर और बाहर से सभी स्वतंत्र अंगों को क्या करता है, आवरण प्रदान करता है। क्या करता है, एक आवरण प्रदान करता है। जैसे शरीर के बाहर से हमारी त्वचा, स्किन, और शरीर के अंदर से म्यूकस मेम्ब्रेन, अभी हम पढ़ के आए हैं। और ये क्या, ये पेरिटोनियम, क्या पेरिटोनियम, जैसे क्या, आहार नाल बोलते हैं, क्या पेरिटोनियम में जो पाई जाने आहार नाल में जो पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम। क्या बोलते हैं उसको, पेरिटोनियम बोलते हैं, जो उसको क्या करती है, अलग करती है, क्या करती है, उसकी परत को पेरिटोनियम बोलते हैं। तो अब देखते हैं उपकला ऊतक के प्रकार। उपकला ऊतक कितने प्रकार, उपकला ऊतक होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, उपकला ऊतकों को कितने, 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, उपकला ऊतक को बांटा गया 2 भागों में। एक बांटा गया क्या, आवरण उपकला ऊतक, क्या एक आवरण उपकला ऊतक, दूसरा ग्रंथिल उपकला ऊतक, क्या एक आवरण उपकला ऊतक, दूसरा क्या, ग्रंथिल उपकला ऊतक। सबके बारे में पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे इनके बारे में। तो आवरण उपकला ऊतक और ग्रंथिल उपकला ऊतक, इन सब के बारे में हम देखेंगे ये क्या क्या होते हैं। अब आवरण उपकला ऊतक में को कितने भागों, 4 भागों में बांटा गया। आवरण उपकला ऊतक को कितने, 4 भागों में बांटा गया। नंबर 1 स्तंभाकार उपकला ऊतक, क्या स्तंभाकार। नंबर 2 घनाकार उपकला ऊतक, क्या घनाकार उपकला ऊतक। नंबर 3 क्या, सल्की उपकला ऊतक, क्या सल्की उपकला ऊतक। नंबर 4 क्या, विशेषीकृत उपकला ऊतक। तो दूसरा कौन सा, ग्रंथिल उपकला ऊतक, क्या दूसरा ग्रंथिल उपकला ऊतक। तो ग्रंथिल उपकला ऊतक को कितने भागों में बांटा गया, किसको, ग्रंथिल उपकला ऊतक को बांटा गया 2 भागों में। कितने, 2 भागों में। नंबर 1 क्या, एक कोष की ग्रंथियां, क्या एक कोष की ग्रंथियां। नंबर 2 बहुकोष की ग्रंथियां। नंबर 2 बहुकोष की ग्रंथियां। तो ये होते क्या हैं, इनको समझ लेते हैं अच्छी तरीके से, फिर आगे भाषा में देख लेते हैं। तो ये क्या है, जो आवरण उपकला ऊतक है, ये क्या करते हैं, ये ऊतक जो कोशिकाएं हैं, ये क्या, एक या एक से अधिक स्तर के अंगों को क्या करती हैं, ऊपर की ओर से क्या, रक्षा का आवरण करती हैं। क्या एक या एक से अधिक अंगों को क्या करती हैं, ये रक्षा करती हैं। क्या करती हैं, अधिक अंगों को रक्षा करती हैं। अब ये क्या करते हैं, बाहर से रक्षा करती हैं। अब देखते हैं इसमें जो स्तंभाकार उपकला ऊतक है, ये क्या होते हैं, ये जो होते हैं, ये कैसी, इनकी संरचना कैसी, तो ये उंगली के समान निकले हुए होते हैं। कैसे, उंगली के समान निकले होते हैं। जैसे जब मैं बताया था क्या, माइटोकॉन्ड्रिया और नहीं वो बनाया था, तो उसमें क्या थे, एक ऐसे रसांकुर टाइप के थे। क्या थे, रसांकुर टाइप के थे, जो ये क्या करते हैं, ये उंगली के समान, ये जो स्तंभाकार उपकला ऊतक होते हैं, ये कैसे उंगली के समान इनकी संरचना होती है। और ये क्या करते हैं, ये आमाशय वगैरह जो क्या है इनके भीतर पाए जाते हैं। क्या, जो आमाशय है जो इनके भीतर पाए जाते हैं, क्यों पाए जाते हैं, ये क्या करते हैं, ये करते हैं, ये अवशोषण का काम करते हैं। क्या करते हैं, ये अवशोषण करते हैं। क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। इनका काम है मुख्य रूप से अवशोषण करना। जैसे क्या करते हैं, जब आमाशय में क्या होता है, भोजन पचता है, तो जो क्या करते हैं, पचे हुए भोजन को क्या, जो भोज्य पदार्थ है, जो पोषक तत्व है, उनको क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। तो इनका काम है अवशोषण करना। समझ में आया, तो इनका काम है अवशोषण करना, स्तंभ उपकला ऊतक का अवशोषण करना। अब देखते हैं घना का जी, और ये क्या होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने, स्तंभाकार कितने, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार, ये भी, इनमें भी 2 प्रकार के बटे हुए हैं। तो इनके भाग आगे देखेंगे। अब देखते हैं घनाकार। घनाकार क्या करते हैं,
ये स्तंभाकार उपकला ऊतक कौन कौन से होते हैं, तो ये कहाँ किन किन में पाई जाती हैं, तो ये इनमें पाई जाती हैं। ये क्या, जैसे जो क्या है मूत्रवाहिनी है, जो अंडवाहिनी है, जो गर्भनाल है, और जो क्या है जो आमाशय है, इन सब में क्या ये स्तंभाकार कोशिकाएं पाई जाती हैं। घनाकार कोशिकाएं ये कहाँ पाई जाती हैं, ये क्या इनका काम क्या है, ये और इनका काम है मुख्य रूप से क्या है, इनका काम है घनाकार कोशिकाओं का मुख्य रूप से काम है श्रावण करना। क्या करना, श्रावण करना। तो जैसे जो थायराइड ग्रंथि है, श्वेत ग्रंथि है, लार ग्रंथि है, ये सब क्या करती हैं, ये क्या घनाकार होती हैं, कैसे घनाकार उपकला ऊतक होते हैं इनमें। तो ये क्या करती हैं, श्रावण करती हैं। क्या करती हैं, श्रावण करती हैं। जो सल्की उपकला ऊतक होते हैं, जो सल्की उपकला ऊतक होते हैं, ये क्या करते हैं, ये कैसे तस्तरी नुमा या चपटी नुमा होते हैं। कैसे, तस्तरी या चपटी नुमा होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये कहाँ पाई जाती हैं, जो सल्की उपकला ऊतक है, ये क्या जो वायु कोष होते हैं, क्या वायु कोष हो गया, या जो फेफड़ों में क्या जो फेफड़ों के वायु कोष हो गया, जो रुधिर वाहिनियाँ हो गई, इनके चारों ओर ये सब पाए जाते हैं ये सब। और विशेषीकृत ऊतक क्या होते हैं, ये विशेषीकृत ऊतक कहाँ पाए जाते हैं, जो विशेषीकृत ऊतक हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं ये कहाँ, ये जैसे मूत्राशय की जो मूत्रवाहिनियाँ हो गई, और ये क्या है कोशिकाओं के बीच में क्या करते हैं, ये होते हैं जो श्लेष्म में क्या, जैसे स्वाद कलिकाएँ हो गई, क्या आँखों की रेटिना का जो कला हो गया, इन सब के बीच में ये क्या करती पाई जाती हैं, क्या करते हैं ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। और ये अब ग्रंथिल उपकला ऊतक ये क्या होते हैं, ये एक कोशिकी में क्या होते हैं, जो एक कोशिकी होती हैं ये क्या होती हैं, ये नाक, कहाँ पे, नाक की जो गुहा है वहाँ पाई जाती हैं। जो श्वसन तंत्र है वहाँ पाई जाती है, जो आहार गुहा है वहाँ पाई जाती हैं। और जो बहुकोश की ग्रंथियाँ हैं ये क्या है, ये क्या है जो दो प्रकार की अंतःस्रावी और बहिस्रावी जो ग्रंथियाँ हैं उनमें पाई जाती हैं, कि अंतःस्रावी ग्रंथियों और बहिस्रावी ग्रंथियों में, तो ये उनमें पाई जाती हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं आगे एक एक करके। तो अब हम पढ़ते हैं आवरण उपकला ऊतक को बारे में देखते हैं। अभी हम समझाया तो आवरण उपकला ऊतक, और इन सब के बारे में देख लेते हैं जल्दी जल्दी भाषा में क्या है। तो आवरण उपकला ऊतक क्या है, ये क्या इस ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं क्या एक से अधिक स्तरों या स्तर में व्यवस्थित होकर अंगों को क्या करती हैं, ऊपरी स्तर को रक्षा आवरण प्रदान करती हैं। क्या करती है, एक से अधिक स्तर के जो व्यवस्थित अंग होकर अंगों को क्या करती है, ये ऊपरी स्तर से क्या करती है, रक्षात्मक रक्षा प्रदान करती है। ये कितने, ये इसके निम्न भाग हैं, हम देखे थे आवरण कितने, 4 भाग देखे थे। कितने, 4 भाग। कौन कौन, स्तंभ कला, कौन कौन, स्तंभ कला, घनाकार कला, और कौन सी सल्की, और कौन सी विशेषीकृत। तो अब देखते हैं स्तंभ कला, कौन सी, स्तंभ उपकला, क्या स्तंभ उपकला ऊतक, क्या देखते हैं स्तंभ उपकला ऊतक, ये क्या होती है, ये कोशिकाएं कैसी लंबी व कैसी आयताकार होती हैं, कैसी स्तंभ उपकला ऊतक कैसी लंबी और आयताकार होती हैं। ये कैसे, ये 2 प्रकार की होती हैं। कितनी, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, सामान्य स्तंभ उपकला ऊतक, और कौन सी, सामान्य स्तंभ उपकला ऊतक, और एक कहती होती और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है स्तरित स्तंभाकार उपकला ऊतक। तो 2 प्रकार की ये होती हैं। तो देखते हैं सामान्य स्तंभ उपकला ऊतक, सामान्य स्तंभ उपकला ऊतक को देखते हैं। ये क्या होती है, ये कोशिका क्या होती है, ये कोशिका झिल्ली, ये क्या किसमें, ये कोशिका झिल्ली पर क्या अंगुली के समान, कैसे अंगुली के समान क्या होती है, संरचना होती है। क्या होती है, अंगुली के समान संरचना होती है, जो क्या करती है, अवशोषण का कार्य करती है। किसका कार्य करती है, वो जो काम करती है ये करते हैं जो स्तंभाकार उपकला ऊतक क्या करते हैं, अवशोषण का कार्य करते हैं। ये क्या, ये आंत आमाशय के भीतर क्या भीतरी सतह में क्या पाए जाते हैं, क्या करते हैं, पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं पचे हुए भोज्य पदार्थ से का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। क्या करते हैं, पचे हुए भोज्य पदार्थ का अवशोषण करते हैं। ये कहाँ और पाए जाते हैं, ये और अंडवाहिनियों में, मूत्रवाहिनियों में, गर्भाशय नली आदि में क्या करते हैं, ये पाई जाती हैं। कहाँ, गर्भाशय नली में ये पाए जाते हैं। कौन से, सामान्य स्तंभ उपकला ऊतक, कौन से, सामान्य स्तंभ उपकला ऊतक पाए जाते हैं। तो अब देखते हैं स्तरित स्तंभ कला उपकला ऊतक, स्तरित स्तंभाकार उपकला ऊतक, स्तरित स्तंभाकार उपकला ऊतक ये क्या होते हैं, ये मुख्य रूप से क्या होते हैं, ये मुख्य रूप से स्तन ग्रंथियों की वाहिनिका की गुहा का आवरण बनाती हैं। ये क्या करती हैं, जो स्तन होते हैं, जो स्तन ग्रंथियां होती हैं उनकी, तो ये कहाँ पाई जाती हैं, जो स्तन ग्रंथियां होती हैं उनका क्या, जो स्तन ग्रंथियों में जो वाहिनिकाएं होती हैं की गुहा होती हैं उनमें क्या, उनका आवरण बनाती है। क्या करती है, उनका आवरण बनाती है। तो ये देखते हैं घनाकार उपकला ऊतक, कौन सा, आप देखते हैं घनाकार उपकला ऊतक। तो घनाकार उपकला ऊतक क्या होते हैं, ये वर्गाकार कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, ये वर्गाकार कोशिकाएं होती हैं। कितने, ये 2 प्रकार की, ये भी कितने, 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन, घनाकार उपकला श्वास, कौन सा, घनाकार उपकला श्वास। तो इसका मुख्य कार्य क्या है, श्रावण
अवशोषण और क्या उत्सर्जन है इसका। क्या घनाकार उपकला श्वास का जो ऊतक है, घनाकार उपकला श्वास ऊतक, वो क्या करता है, श्रावण करता है, अवशोषण करता है और उत्सर्जन करता है। ये कहाँ, ये वृक्क नलिकाओं, ग्रंथि नलिकाओं जैसे थायराइड और स्वाद ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियाँ, इन सब में क्या है, ये पाई जाती है। कहाँ पे, ये इनमें पाई जाती है, ये उपकला ऊतक यहाँ पे पाया जाता है। अब देखते हैं स्तरित घनाकार उपकला ऊतक। क्या स्तरित घनाकार उपकला ऊतक, ये क्या करता है, ये क्या मुख्यतः स्त्रियों के मूत्र मार्ग में पाया जाता है। ये क्या, ये जो उपकला ऊतक है ये कहाँ पे, स्त्रियों के मूत्र मार्ग में ये पाया जाता है। कौन सा, स्तरित घनाकार उपकला ऊतक। अब देखते हैं सल्की उपकला ऊतक। कौन सा, सल्की उपकला ऊतक। सल्की उपकला ऊतक ये क्या, चपटी व कैसी, तस्तरी नुमा होती हैं। कैसी, चपटी और तस्तरी नुमा होती हैं। ये भी कितने, दो प्रकार की होती हैं। कितने, दो प्रकार की। कौन, सामान्य सल्की उपकला ऊतक। कौन से, सामान्य सल्की उपकला ऊतक तो क्या होते हैं, सामान्य सल्की उपकला ऊतक ये क्या, फेफड़ों के वायुकोशों, रुधिर वाहिकाओं के चारों तरफ ये क्या, फैली हुए होते हैं। कहाँ, फेफड़ों और रुधिर वाहिकाओं के चारों तरफ ये फैली हुए होते हैं। नंबर 2 स्तरित उपकला ऊतक। क्या, स्तरित उपकला ऊतक क्या होते हैं, ये त्वचा, मुख, गुहा, ग्रसनी, आंखों, कॉर्निया आदि में क्या होते हैं, फैले हुए होते हैं। अब देखते हैं विशेषीकृत उपकला ऊतक। कहाँ, कौन से, विशेषीकृत उपकला ऊतक। तो देखते हैं विशेषीकृत उपकला ऊतक। तो विशेषीकृत उपकला ऊतक भी कितने, दो प्रकार का होता है। कौन सा, एक अंतर्वर्ती, कौन सा, एक अंतर्वर्ती उपकला ऊतक और एक का तंत्रिका संवेदी उपकला ऊतक। तो अंतर्वर्ती उपकला ऊतक कौन सा होता है, ये क्या है, ये मूत्राशय क्या और मूत्रवाहिनियों की भीतरी दीवार में होते हैं। क्या, मूत्राशय और मूत्रवाहिनियों की भीतरी दीवार में ये क्या होते हैं, होते पाए जाते हैं। नंबर 2 तंत्रिका संवेदी उपकला ऊतक। तो ये क्या, संवेदी अंग, श्लेष्मिक और स्वाद कलिकाओं में ये पाए जाते हैं। कहाँ पे, संवेदी अंग और श्लेष्मिक जो कला है और ये जो क्या है, स्वाद कलिकाएं में क्या करते हैं, ये पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं कौन सा, अब देखते हैं ग्रंथिल उपकला ऊतक। कौन से, ग्रंथिल उपकला ऊतक। तो ये कितने, ये भी कितने, दो प्रकार के थे। क्या थे, ये क्या थे, ये क्या है, ये स्तंभी कोशिकाओं के समान कैसे आयताकार होते हैं। कैसे, ये भी कैसे आयताकार होते हैं। ये क्या, मुख्य रूप से ये क्या करते हैं, श्रावण का कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं, मुख्य रूप से श्रावण कार्य करते हैं। ये क्या श्रावण करते हैं, एंजाइम हो गया, हार्मोन हो गया, श्लेष्मिक मतलब जो लार वगैरह हो गई, ये सब चीज़ें क्या करते हैं, ये श्रावण करते हैं। अब देखते हैं ये इसको दो भागों में बांटा है। कितने, एक कोश की ग्रंथियां और बहुकोश की ग्रंथियां। एक कोश की ग्रंथियां ये क्या, ये प्रमुख रूप से क्या, नासा गुहा और श्वसन तंत्र में पाई जाती हैं। कहाँ पे, नासा गुहा और श्वसन तंत्र में पाई जाती हैं। बहुकोश की ग्रंथियां ये कितनी, ये दो प्रकार की होती हैं। ये क्या, बहिस्रावी ग्रंथियों और अंतःस्रावी ग्रंथियों में पाई जाती हैं। ये कहाँ पे, बहिस्रावी ग्रंथियों और अंतःस्रावी ग्रंथियों में ये पाई जाती हैं। तो ये था उपकला ऊतक के प्रकार। अब देखते हैं उपकला ऊतक में क्या, त्वचा को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं हम लोग त्वचा को। तो त्वचा के बारे में, त्वचा स्किन, क्या स्किन के बारे में हम देखते हैं क्या है। तो स्किन का ये चित्र है, ये क्या है, ये चित्र है स्किन का, ये कटा हुआ भाग है। तो देखते हैं, तो ये क्या है, ये सबसे ऊपर, ये ऊपर ये दो। तो ये कि यहाँ से जो यहाँ तक है, ये क्या, कौन सा भाग है, यहाँ से ये इतना भाग है, इसको क्या बोलते हैं, सबसे ऊपरी भाग को ये क्या है, इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। फिर जो यहाँ से जो बीच वाला भाग है, इसको तीन भागों में बांटा गया। कितने, तीन भागों में, उसको बोलते क्या, डर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डर्मिस बोलते हैं। और सबसे जो नीचे वाला भाग है, इस भाग को बोलते हैं क्या, हाइपोडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस बोलते हैं। तो एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। अब जो एपिडर्मिस का सबसे ऊपर वाला भाग होता है, जो पढ़े थे हम, क्या, जो कैसा होता है, मृत होता है। कैसा होता है, मृत भाग होता है। क्या होता है, मृत भाग होता है। तो जो एपिडर्मिस का जो मृत भाग है, ये जो मृत भाग है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मृत भाग को, मृत भाग क्या होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम बोलते हैं। ये क्या होता है, ये कैसा होता है, ये मृत भाग होता है। ये कैसा, ये मृत भाग होता है। कैसा, ये मृत होता है। ये मृत क्यों होता हो जाता है, क्योंकि इसमें किसकी उपस्थिति होती है, इसमें होती काइटिन की, अरे सॉरी, कैरोटीन की। किसकी, कैरोटीन की, किसकी, कैरोटीन की उपस्थिति के कारण ये क्या होता है, ये मृत हो जाता है। क्या होता है, ये मृत हो जाती है, क्योंकि वो उसमें क्या होता है, कैरोटीन क्या होती है, कैरोटीन होती है, वो क्या करती है, वो जलरोधी होती है। कैसी होती है, जलरोधी होती है, वो वायु रोधी होती है। तो जब जल और वायु रोधी होती है, तो इसलिए ये क्या हो जाती है, मृत हो जाती है। क्या, इनमें जल और वायु का प्रवेश नहीं होता, तो ये मृत हो जाती है।
तो ये मृत है। तो सबसे ऊपर कोशिका का त्वचा का सबसे ऊपरी भाग क्या मृत होता है, उसे क्या बोलते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम बोलते हैं। ये कैसा होता है मृत होता है, क्यों होता है केराटीन की वजह से, किसकी वजह से केराटीन की उपस्थिति के कारण ये क्या होता है मृत होता है। फिर ये क्या है डर्मिस, क्या एपिडर्मिस। तो इसमें फिर इसमें कुछ पढ़ने लायक नहीं एपिडर्मिस में, इतने इसका नाम बस। फिर इसके बाद आता है कौन सा, इसके बाद आता है डर्मिस। कौन सा डर्मिस भाग आता है। तो डर्मिस में क्या है, डर्मिस में पढ़ने की चीज़ें काफ़ी। तो डर्मिस में ये जो बिंदु देख रहे हैं तो डर्मिस में क्या है, ये डर्मिस में पाए जाते हैं क्या एपिडर्मिस की जो तुरंत नीचे होता है, क्या जो तुरंत नीचे कौन सी डर्मिस कोश भाग होता है का, जो डर्मिस भाग या डर्मिस कोशिकाएं होती हैं, जो डर्मिस कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या पाई जाती है, उनमें पाई जाती है मेलानोसाइट जो प्रोटीन होता है, क्या मेलानोसाइट प्रोटीन या मेलानोसाइट की कोशिकाएं पाई जाती हैं, क्या मेलानिनोसाइट किसकी, मेलानिनोसाइट की कोशिकाएं पाई जाती हैं, किसकी मेलानिनोसाइट की कोशिकाएं होती हैं या मेलानिनोसाइट की कोशिकाएं होती हैं। जो मेलानिनोसाइट है वो किसका, इसमें मेलानिनोसाइट की कोशिकाओं में क्या होता है मेलानिन होता है, क्या होता है मेलानिन प्रोटीन होता है। कौन सा मेलानिन प्रोटीन होता है। तो मेलानिन प्रोटीन क्या करता है, ये क्या होता है, ये किस रंग का, ये काले रंग का होता है। किस रंग का, ये काले रंग का होता है। जो क्या करता है, इसका कार्य क्या है, तो ये क्या करता है, ये त्वचा का रंग निर्धारित करता है। क्या करता है, त्वचा का रंग निर्धारित करता है। तो ये कैसा, त्वचा का काला रंग निर्धारित करता है। जो क्या करता है, त्वचा का जो काला रंग होता है वो किसके लिए, ये मेलानिन जो काला रंग निर्धारित करता है वो क्या, वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके जो काले होने से क्या होता है, जो श्वेत श्वेत दाग होते हैं ना, क्या होते हैं श्वेत दाग होते हैं त्वचा में, क्या होते हैं श्वेत दाग पड़ जाते हैं ना, उनसे क्या करता है, ये रक्षा करता है। क्या बोल सकते हैं उसको, त्वचा कैंसर, क्या त्वचा कैंसर से ये क्या करता है, रक्षा करता है। ये क्या मेलानिन, जो व्यक्ति काला होता है उसको त्वचा कैंसर नहीं हो सकता, क्या उसको त्वचा कैंसर नहीं हो सकता। तो ये मेलानिन होता है। वो गोरे लोग बोलते हैं वो गोरे गोरे, उनको जल्दी क्या हो जाता है, त्वचा कैंसर हो जाता है। धूप में निकलती है उनकी क्या त्वचा खराब हो जाती है, तो काले लोग अच्छे होते हैं। तो इसमें कहा, ये किसमें, ये डर्मिस भाग में पाया जाता है। किसमें, त्वचा के डर्मिस भाग में पाया जाता है। और डर्मिस भाग में ही, त्वचा के डर्मिस भाग में ही क्या पाया जाता है, ये क्या है, ये क्या है तैल ग्रंथियां, क्या ये तैल ग्रंथि है। जो पसीना, इससे क्या पसीना भी निकलता है, क्या निकलता है पसीना भी निकलता है। और क्या होता है, जो हमारा कभी कभी चेहरे से अपन करते हैं तो तेल सा छोड़ देता है तो उस तेल भी निकलता है। तो ये क्या है ग्रंथि है, क्या श्वेत और तेल। तो इसमें पसीना भी निकलता है और ये क्या तेल भी निकलता है। और डर्मिस भाग में ही, ये क्या डर्मिस भाग में ही होती है, जो क्या ऊपर एपिडर्मिस में खुली हुई होती है छिद्र में। और इसी में क्या डर्मिस भाग में भी क्या पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, क्या जो रोम है, जो हेयर हैं, जो हैं हेयर, ये देख सकते हैं, ये इसी में डर्मिस भाग में ही पाए जाते हैं। कहाँ पे, डर्मिस भाग में ही। तो ये यहाँ से निकलते हैं ऐसे। ये भी कैसे होते हैं, तो ये कहाँ पे, ये डर्मिस भाग में पाए जाते हैं। और ये जो देख रहे हैं ये क्या मसल्स हैं, ये क्या मसल्स हैं। और ये क्या है, ये ब्लड वेसल्स और क्या नर्वस सिस्टम है, क्या रक्त वाहिका है और क्या नर्वस सिस्टम है। ये त्वचा की संरचना थी। ये हमने त्वचा के बारे में समझा। और त्वचा के बारे में क्या कहा जाता है कि त्वचा क्या होता है, त्वचा होता है जो क्या होता है, ये क्या सबसे बल, ये कैसा त्वचा है, कैसा हम पढ़ें क्या, कौन सा ऊतक, एपिथेलियल ऊतक। तो त्वचा क्या है, त्वचा एपिथेलियल ऊतक है, क्योंकि शरीर को सभी तरह से ढक के रखता है। और ये कहता शरीर का सबसे बड़ा अंग है। अगर यदि परीक्षा में पूछा जाए शरीर का त्वचा सबसे बड़ा अंग, तो क्या त्वचा ही है। इससे बड़ा अंग कोई नहीं है, सबसे बड़ा अंग क्या है, त्वचा है। तो और ये क्या है, जैक ऑफ, ये क्या करता है, ये सभी जगह को मुड़ सकता है या सभी जगह को क्या ढक के रखता है। कभी किसी भी जगह को इसको मोड़ा जा सकता है। तो अब इसको देख लेते हैं। ये क्या है, ये एपिथेलियल क्या टिश्यू है, ये क्या है सबसे बड़ा अंग है। और जैक ऑफ ऑल ट्रेड, ये सभी जगह को घूम सकता है, मुड़ सकता है, इसको मोड़ा जा सकता है, किसी भी तरीके से मोड़ा जा सकता है। अब इसके बारे में और जो प्रमुख बातें हैं और इसके कार्य वगैरह देख लेते हैं। तो देखते हैं त्वचा की जो पहली परत है वो क्या होती है, मृत होती है। क्या बताया, त्वचा की पहली परत कैसी होती है, मृत होती है। कैसी होती है, मृत होती है। और ये किसके कारण, जो केराटीन है, क्या जो केराटीन की उपस्थिति में इसे क्या मृत, और जो केराटीन है वो क्या कर देता है, इसको मृत और जलरोधी और क्या वायुरोधी बना देता है। क्या करता है, मृत जलरोधी और वायुरोधी क्या करता है, बना देता है। कौन बना देता है, केराटीन। तो ये किस लिए, ये कैसी मृत हो जाती है त्वचा, जो त्वचा की ऊपरी परत कैसी होती है, मृत होती है। अब केराटीन देखते हैं, केराटीन की बनी संरचनाएं क्या होती हैं। तो केराटीन से क्या क्या अपने शरीर में बनता है, जो मानव तो जो त्वचा में जिससे उत्पन्न जो केराटीन संरचना वो क्या क्या है, तो हम जानते हैं नहीं है, तो क्या है हम बता दे रहा हूँ। तो जो हमारे नाखून होते हैं, क्या होते हैं, नाखून होते हैं, तो ये किसके, केराटीन। जो नाखून है ये केराटीन की, ये क्या है, केराटीन है। जो बाल होते हैं हमारे, ये भी क्या केराटीन है। तो क्या ये हेयर हो गए, वो किसकी, केराटीन की संरचना है। नाखून हो गए, केराटीन की संरचना। जानवरों में क्या सींग होते हैं, सींग देखे हैं,
तो सींग भी क्या होते हैं, केराटिन की संरचना होते हैं। किसके, केराटिन। जो जानवरों के खुर होते हैं वो भी किसके, केराटिन के बने होते हैं। जो सल्क वगैरह पक्षियों के पर वगैरह पंख वगैरह होते हैं वो भी किसके, केराटिन के। जो ऊन होती है भेड़ों में वो भी किसकी, ऊन किसकी बनी होती है, केराटिन की। जो मछलियों में जो ऊपर होते हैं जो चिकना होता है वो भी किसका, केराटिन का बना हुआ होता है। किसका होता है, सल्क बोलते हैं उसको, क्या सल्क बोलते हैं। वो भी किसका, केराटिन का बना हुआ होता है। तो ये केराटिन की प्रमुख संरचना है। अब देख लेते हैं कुछ और बातें जो किसके, त्वचा के बारे में इंपॉर्टेंट हैं। तो देखते हैं एपिडर्मिस। क्या, एपिडर्मिस के ठीक नीचे डर्मिस में, क्या एपिडर्मिस के ठीक नीचे डर्मिस में क्या देखे थे, मेलानिन साइट। क्या, मेलानिन साइट कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या थी, मेलानिन साइट कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें क्या, जो मेलानिन, क्या मेलानिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन, मेलानिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। जो क्या करता है, जो त्वचा के रंग को क्या करता है, निर्धारित करता है। क्या, यह त्वचा के रंग का निर्धारण करता है। क्या करता है, कौन त्वचा के रंग का निर्धारण कौन करता है, तो क्या बताएंगे, मेलानिन। क्या बोलते हैं, क्या कहेंगे, मेलानिन। तो शरीर सिरप में ये क्या शरीर सिरप में त्वचा का रंग निर्धारण करने के लिए क्या पाया जाता है, तो शरीर सिरप में और उभयचरों में के त्वचा का में जो होता है वो क्या होता है, वो होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्रोमेटोफोरस बोलते हैं। क्या, क्रोमेटोफोरस, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, क्या बोलते हैं इसको, क्रोमेटो फोरस। क्या बोलते हैं, क्रोमेटोफोरस बोलते हैं। जब देखते हैं गिरगिट कैसे रंग बदलता है, तो किसके, इसी के कारण रंग बदलता है। किसके कारण, इसी के कारण, क्रोमेटोफोरस के कारण क्या करता है, गिरगिट रंग बदलता है। तो ये क्या करते हैं, जो क्रोमेटिक नामक कोशिकाएं पाई जाती हैं जो क्या रंग बदलने में क्या होती है, सहायक होती हैं। क्या होती है, रंग बदलने में सहायक होती हैं। कौन सी, क्रोमेटोफोरस कोशिकाएं। अब जो क्या होता है, जो जानवरों में देखा हुआ जो त्वचा होती है तो उसका क्या, चमड़ा बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, चमड़ा बनाते हैं। लेकिन जो इंसान होते हैं उनकी त्वचा का तो चमड़ा नहीं बनाते। जानवरों की त्वचा का तो चमड़ा बना के बेल्ट पहन लेते हैं, जूता भी बनवा लेते हैं, सब पर्स भी बना लेते हैं। तो ये सब क्या होता है, तो जो त्वचा का जो चमड़ा जो मुख्य रूप से कि जानवरों के किस डर्मिस भाग होता है। कौन सा, जो त्वचा, कौन सा, डर्मिस भाग। जो एपिडर्मिस क्या होता है, ऊपर होता है रोम वगैरह और मृत, उसको छील दिए जाते हैं। फिर जो भीतर बचता है वो क्या, डर्मिस भाग बचता है। क्या होता है, डर्मिस भाग। उसी से क्या बनाए जाते हैं, उसी से चमड़े के मुख्य सामान बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, उसी से चमड़े के मुख्य सामान बनाए जाते हैं। मानव से क्यों नहीं बनाया जाता, क्योंकि मानव का क्या होता है, मानव का जो मानव त्वचा है उसका क्या, जो डर्मिस भाग है वो कैसा, अत्यंत पतला होता है। कैसा होता है, पतला होता है। पतला होता है, उसको खींचा जाएगा, सीला जाएगा, सुखाया जाए तो वो क्या, टूट जाएगा। क्या होगा, टूट जाएगा। इसलिए उससे क्या संभव नहीं है, चमड़ा प्राप्त करना संभव नहीं है। यदि संभव होता तो आदमी मरने के बाद भी आदमी की क्या, मुर्दा की खाल खींच लेता। क्या करता, खाल निकाल के उसके भी जूते बना के पहन लेता। तो लोग बोलते हैं ना कि तेरी खाल खिंचवा के जूता पहन लूंगा, तो वो भी कर लेते। क्या करते, वो भी इंसान कर लेता, क्योंकि इंसान तो इतना गिर चुका है कि पता नहीं कितना। तो कुछ भी कर सकते हैं। देखते हैं, चलिए देखते हैं इसके बारे में। त्वचा के कार्य तो समझ में आ गया, त्वचा के कार्य देख लेते हैं। क्या करते हैं, त्वचा के कार्य, त्वचा के प्रमुख कार्य क्या हैं। तो त्वचा के कुछ प्रमुख इंपॉर्टेंट कार्य हैं। क्या क्या त्वचा करती है, तो त्वचा के कार्य देखते हैं। त्वचा क्या करती है, ये क्या करती है, बाहरी आवरण, बाहरी वातावरण, क्या बाहरी वातावरण और रोगाणुओं से क्या करती है, सुरक्षा करती है। हमारे शरीर की क्या करती है, बाहरी वातावरण और रोगाणुओं से क्या करती है, सुरक्षा करती है। क्योंकि सर्दी गर्मी बरसात के टाइम पे कितने छोटे छोटे कीड़े आते हैं और बहुत सी कई जगह गंदगी से निकलते हैं, तो वायरस वगैरह होते हैं। तो क्या कर ऐसे ही निकल जाए तो वो क्या, वहाँ पे बैठ के वायरस का तो पता ही, वायरस क्या धूल में रहता है, पढ़ चुके क्योंकि, तो वो क्या करता है, मृत के समान रहता है। और जैसे ही मानव की कोशिका में पहुंचा वैसे ही क्या करता है, अपनी प्रतियां बनाने लगता है, सजीव के गुणों में प्रदर्शित हो जाते हैं। तो वो क्या करे, आदमी को तुरंत बीमार कर दे। क्या करे, तुरंत बीमार कर दे। इसलिए ये क्या होता है, ये तो जो त्वचा होती है वो क्या होती है, जीवाणु वातावरण से क्या करती है, सुरक्षा करती है। क्या करती है, रोगाणुओं से क्या करती है, सुरक्षा करती है। और कौन सा भाग करता है, जो क्या, एपिडर्मिस का कौन सा, स्ट्रेटम कॉर्नियम, जो क्या होता है, मृत होता है। क्योंकि जलरोधी वायुरोधी वही होता है, तो वही क्या करता है, सुरक्षा करता है। तो ये क्या करती है, सुरक्षा करती है। ये क्या करती है, जल का संचयन भी करती है, क्योंकि जल को बाहर भी नहीं निकलने देती। क्या करती है, जल का संचयन भी करती है। तंत्र का संकेत और संवेदना भी की भी क्या करती, प्राप्ति करती। क्या करती, तंत्र का संकेत और संवेदना भी क्या प्राप्ति, छूने में, टच करने, ये क्या, क्योंकि ये कैसे एक सम, संवेदन ग्रंथि भी है भी, कि संवेदनशील अंग भी है। क्या, संवेदनशील अंग भी, क्या त्वचा संवेदनशील अंग भी है। त्वचा में क्या, तापमान नियंत्रण करने की क्षमता होती है। क्या, तापमान को भी नियंत्रण करती है। और ये क्या करती है, जो सेंट सिग्नल, ये क्या, सेंट सिग्नल भी देती है। ये क्या, गंध से संकेत देती है। क्या करती है, गंध से संकेत देती है। जिसे क्या बोलते हैं, जो मानव में होता है वो क्या होता है, फेरोमोन्स। क्या होता है, उसे जो जिससे मानव की खुशबू होती है वो क्या होता है, फेरोमोन्स होता है। क्या, फेरोमोन्स बोलते हैं कि पसीना जो बदबू मारता है वो क्या होता है, वो फेरोमोन्स होता है। क्या होता है, फेरोमोन्स हार्मोन होता है। तो वो फेरोमोन्स होता है, फेरोमोन से आदमी की
गंध है, खुशबू है, जो भी है वो निर्धारित फेरोमोन्स करता है, उसी के आदमी पसीना बदबू देता है। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।